India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 26 जनवरी हिंसा मामले में 30 हजारी कोर्ट ने आरोपी दीप सिद्धू की पुलिस कस्टडी 7 दिन बढ़ाई। सिद्धू पर है हिंसा भड़काने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप। ओटीटी प्लेटफॉर्म मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र को दिया नोटिस। पूछा, ओटीटी कंटेंट को रेगुलेट करने पर सरकार क्या उठा रही है कदम। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स गोरखपुर की एमबीबीएस प्रथम वर्ष परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को दी राहत। छात्रों के लिए एक बार फिर परीक्षा आयोजित करने का दिया निर्देश। कम उपस्थिति के कारण छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोका गया था। दिल्ली के 29,077 वकीलों को मिलेगी मेडिक्लेम पॉलिसी। दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी को ई कार्ड जारी करने का आदेश दिया। India Legal presents Courts Roundup. तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। 26 जनवरी को आयोजित किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले में हुई हिंसा के मामले में अभिनेता दीप सिद्धू की पुलिस कस्टडी रिमांड 7 दिन और बढ़ा दी गई है। अपने 7 दिन के पुलिस रिमांड की समय सीमा समाप्त होने पर सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिन में पेश किया। उधर दिल्ली पुलिस के अनुसार किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान आयोजित ट्रैक्टर रैली के दौरान गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के पीछे दीप सिद्धू मुख्य रूप से दोषी थे। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि दीप सिद्धू ने भीड़ को ट्रैक्टरों के साथ बैरिकेडिंग तोड़ने और स्वीकृत मार्ग से भटकाने के लिए उकसाया था। किसान आंदोलन के दौरान निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार दीप सिद्धू की पुलिस कस्टडी बढ़ा दी गई है। दीप सिद्धू की आज 10 बजे 30 हजारी कोर्ट में पेशी थी। इस दौरान कोर्ट ने दीप को क्राइम ब्रांच के साथ दी गई कस्टडी में सौंप दिया गया। इसके पहले 9 फरवरी को दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया था। अब दीप सिद्धू को 23 फरवरी तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में रखा जाएगा। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के बारे में दीप सिद्धू से पूछताछ क्राइम ब्रांच की ज्वाइंट कमिश्नर बीके सिंह और डीसीपी मोनिका भारद्वाज कर रहे हैं। इसके आईबी के अधिकारी भी दीप सिद्धू से पूछताछ कर रहे हैं। इसके साथ ही आईबी के अधिकारी भी दीप सिद्धू से पूछताछ कर रहे हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली में हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान कुछ लोग लाल किले परिसर में घुस गए थे और यहां सुरक्षा बलों के साथ हिंसा की थी। यही नहीं, लाल किले की प्राचीर पर कुछ लोगों ने धार्मिक झंडा भी लहरा दिया था। इससे पहले पूछताछ में दीप सिद्धू ने बताया था कि उसे शक था कि सरकार के साथ बातचीत में और दिल्ली पुलिस के साथ ट्रैक्टर रैली के दौरान किसान नेता नरम हो रहे थे। लॉकडाउन के दौरान और बाद में दीप सिद्धू को कोई काम नहीं मिला था और अगस्त में जब किसान आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ तो वो इसके प्रति आकर्षित हो गया था। दिल्ली हिंसा में नाम आने के बाद से दीप सिद्धू फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने सिद्धू के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। 9 फरवरी को दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब के जिकरपुर से गिरफ्तार किया था। सिद्धू पुलिस से बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। इस दौरान सिद्धू ने अपने जानने वालों के फोन से फेसबुक पर कई वीडियो भी अपलोड किए थे। किसान आंदोलन की ट्रैक्टर रैली में 26 जनवरी को लाल किला सहित दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हिंसा हुई, जिसमें किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। कई स्थानों पर तोड़फोड़ की गई। कुछ लोग लाल किले परिसर में घुस गए और यहां सुरक्षा बलों के साथ भी हिंसा की गई। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा भी लहरा दिया। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि दीप सिद्धू ने ही हिंसा भड़काई थी, जिसके चलते सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और हमारे संवाददाता अनन्या जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। अनन्या, आरोपी दीप सिद्धू की पुलिस कस्टडी 7 दिन और बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं?
जी हाँ मीनाक्षी, मैं आपको बताऊं, आज सुबह 10:30 बजे दीप सिद्धू को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के आदेश थे। दिल्ली पुलिस उनको 9:50 के आसपास ही लेकर को जज के घर पर पहुंची, क्योंकि 10:30 बजे यूजुअली कोर्ट शुरू होता है, लेकिन इस बार दीप सिद्धू को जज के घर पर पेश किया गया। 10 बजे तक कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद कोर्ट ने 7 दिनों की और जो पुलिस कस्टडी है दीप सिद्धू की उसको बढ़ाया और क्राइम ब्रांच को सौंप दी। अगर मैं आपको बताऊं तो शनिवार को जो दिल्ली पुलिस है वो वापस लाल किला लेकर गई थी दीप सिद्धू और एक और अपराधी है इकबाल सिंह, उनको, ताकि वो क्राइम सीन को रिक्रिएट कर पाए, देख पाए कि किस तरीके से 26 जनवरी को किस तरीके से वो हिंसा हुई, किस तरीके से लोगों को भड़काया गया, या किस तरीके से पूरा जो कॉन्स्पिरेसी जिसको कहा जा रहा है उसको कैसे फ्रेम किया गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनन्या आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ओटीटी कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए सुनवाई की गई है। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि ओटीटी कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। सीजीआई एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराजन से कहा कि केवल ये कहना कि सरकार इसके लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है, ये पर्याप्त नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को भी कहा है। इस याचिका पर अक्टूबर में केंद्र को नोटिस जारी किया गया था। इसके अलावा इस मामले में लंबित दूसरी याचिकाओं के साथ अगले महीने सुनवाई होने की उम्मीद है। लंबे समय से ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम पर निगरानी और नियंत्रण करने की बहस चल रही है। इसी कड़ी में सर्वोच्च न्यायालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर निगरानी के लिए स्वायत्त संस्था के गठन वाली याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस पर विचार चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्वायत्त संस्था द्वारा नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को विनियमित करने के लिए वकील शशांक शेखर झा द्वारा जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। प्रमुख न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा कि केवल ये कहना कि सरकार इसके लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है पर्याप्त नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? कानून बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं? आप क्या करना चाहते हैं? इसके लिए एक हलफनामा दायर करें। केंद्र के वकील ने कहा कि ये मुद्दा अभी विचाराधीन है और अभी तक कोई भी किसी भी कदम को अंतिम रूप नहीं दिया गया। मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया कि अदालत केवल आपके विचार विमर्श को स्वीकार नहीं कर सकती। प्रमुख न्यायाधीश ने कहा, नोटिस जारी किया गया है और मामले को लंबित मामले के साथ टैग करें। पिछले साल अक्टूबर में शीर्ष अदालत ने विभिन्न ओटीटी, स्ट्रीमिंग और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक उचित संस्थान की स्थापना के लिए जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था। पीआईएल में कहा गया था कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, जी5 और हॉटस्टार सहित ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में से किसी ने भी फरवरी 2020 से सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए स्वयं नियमन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मंत्रिमंडलीय सचिवालय द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर वाली जारी अधिसूचना के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 77 के उपबंध 3 के तहत अधिकारों के अधीन भारत सरकार के कामकाज आवंटन नियम 1961 में संशोधन का निर्णय लिया गया है। ये तुरंत प्रभाव में आ जाएगा। इसके साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने वाले समाचार, दृश्य सामग्री और फिल्म के नियमन का अधिकार प्राप्त हो गया है। उच्चतम न्यायालय ने एक स्वायत्त शासी संस्था द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्म के नियमन को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। उसके 1 माह के भीतर ही सरकार की ओर से निर्णय लिया गया। सरकार के इस निर्णय के बाद ये कहा गया कि सभी तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म नियमों और नियमन के तहत आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कोविड टीकाकरण में न्यायाधीश, वकील और न्यायालय से जुड़े कर्मचारियों को भी प्राथमिकता दिए जाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। याचिका में कहा गया था कि न्यायपालिका से जुड़े लोग भी दूसरे फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह आवश्यक सेवा देने लगे हैं। इस याचिका पर विचार करते हुए कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े, न्यायमूर्ति एसएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने वकील अरविंद सिंह द्वारा दायर याचिका को 2 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। याचिका में कहा गया था कि केंद्र ने न्यायपालिका, न्यायिक कर्मचारियों, वकीलों और उनके कर्मचारियों के सदस्यों के कोविड-19 टीकाकरण में प्राथमिकता वाली श्रेणी में शामिल करने के उनके अनुरोध पर विचार नहीं किया है। वकील ऋषि सहगल के जरिए दायर कराई गई याचिका में कहा गया, याचिका का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि न्यायाधीश, वकील और अदालत के कर्मचारी और वकीलों के कर्मचारी जो न्यायिक प्रशासन के रूप में आवश्यक सेवाओं से एक हैं, उन्हें कोविड-19 टीकाकरण में प्राथमिकता वाली श्रेणी में शामिल किया जाए।
उसने कहा टीकाकरण के लिए उनके साथ अन्य आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए। जनहित याचिका में यह भी कहा गया कि केंद्र ने समूह की पहचान की है जिन्हें पहले टीका लगाया जाएगा, लेकिन ये किसी भी निर्धारित मानदंड पर आधारित नहीं है और ये स्पष्ट रूप से मनमानी और बिना सोचे समझे तैयार की गई है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने एम्स गोरखपुर की एमबीबीएस प्रथम वर्ष परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को राहत दी है। कम उपस्थिति के कारण छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोका गया था। याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने छात्रों के लिए एक बार फिर परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन छात्रों को राहत दी है जिन्हें कम उपस्थिति के कारण एम्स गोरखपुर की व्यावसायिक एमबीबीएस प्रथम वर्ष परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया था। अदालत ने प्रबंधन को एक और परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 11 छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाए, जिसमें 10 याचिकाकर्ता और एक अन्य छात्र शामिल है, जो याचिकाकर्ताओं के समान ही है। न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने स्पष्ट किया कि कोविड-19 के मद्देनजर वर्तमान मामले की अजीबोगरीब परिस्थितियों को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है और इसे मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। न्यायालय ने ये भी कहा कि वर्तमान मामले में कॉलेज द्वारा दी गई सामग्री पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है और कोविड-19 द्वारा उत्पन्न महामारी और कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए छात्रों को व्यावसायिक एमबीबीएस प्रथम वर्ष की परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए। मामले में कम उपस्थिति के कारण एमबीबीएस प्रथम वर्ष की व्यावसायिक परीक्षा और पूरक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देने के एम्स गोरखपुर के निर्णय से क्षुब्ध छात्रों द्वारा याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि महामारी की शुरुआत में प्रबंधन ने ये फैसला दिया था कि छात्र मार्च 2020 में परिसर छोड़ दें। चूँकि कुछ याचिकाकर्ता दूरस्थ क्षेत्रों के हैं, इसलिए वे ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में असमर्थ थे। एम्स के वकील ने हालांकि कहा कि अतिरिक्त कक्षाओं के बाद भी छात्रों ने आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं किया है, जैसे कि पहले वर्ष की परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है। छात्रों को अपने जूनियर के साथ ही अकादमिक वर्ष शुरू करना होगा और परीक्षा देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में कहा था कि इन छात्रों को एक आखिरी मौका दिया जाना चाहिए और उनके लिए एक परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि हम परीक्षा में उनके भाग्य का फैसला नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें कम से कम एक अवसर मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को उन सभी 29,077 वकीलों को ई कार्ड जारी करने का निर्देश दिया जो सीएम एडवोकेट वेलफेयर मेडिक्लेम पॉलिसी के लाभार्थी हैं, जिससे वे पॉलिसी लेने की तारीख से लाभ प्राप्त कर सकें। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने निर्देश दिया कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किए बिना ऐसे ई कार्ड जारी किए जाएं। न्यायालय ने एनआईएसीएल को उक्त पॉलिसी के तहत कोई क्लेम करने वाले अधिवक्ताओं के डेटा के सत्यापन की सुविधा के लिए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के कार्यालय में एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं वो ये हैं कि 29,077 वकीलों को मेडिक्लेम पॉलिसी के लाभार्थी हैं, उनकी सूची का 3 दिनों के भीतर एनआईएसीएल, जीएनसीटीडी और बीसीडी के बीच आदान प्रदान किया जाएगा। एनआईएसीएल सभी 29,077 वकीलों को ई कार्ड जारी करेगा ताकि वे पॉलिसी की तिथि से मेडिक्लेम का लाभ उठा सकें। सत्यापन प्रक्रिया के पूरा होने का इंतजार किए बिना जारी किए जाएंगे। साथ ही एनआईएसीएल अपनी टीपीए एजेंसी के प्रतिनिधि नियुक्त करेगा जो बीसीडी कार्यालय में तैनात होगा। जब भी कोई क्लेम किया जाता है तो डेटा को तुरंत सत्यापित किया जाए और एनआईएसीएल को प्रस्तुत किया जाए, जिससे उक्त अधिवक्ता के दावे को मंजूरी मिल पाए। उधर टीपीए एजेंसी का प्रतिनिधि अधिवक्ता के डेटा के सत्यापन में तेजी लाएगा। ऐसे अधिवक्ताओं के नाम जिनका सत्यापन होना बाकी है वे कैशलेस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि अधिवक्ता द्वारा डेटा का सत्यापन 48 घंटों के भीतर ही किया जाएगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वो सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत को सूचित करे कि क्या मैसूर शहर के वकील एडवोकेट्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इन वकीलों ने 8 जनवरी 2020 को मैसूर विश्वविद्यालय परिसर में सीए विरोधी प्रदर्शन के दौरान फ्री कश्मीर प्ले कार्ड रखने के लिए देशद्रोह का आरोप झेलने वाली छात्रा नलिनी बालाकुमार सदस्यों को पैरवी करने से रोकने के लिए प्रस्ताव पास किया गया था।
खंडपीठ अधिवक्ता रमेश नाइकेल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उधर पीठ को मैसूर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लिए पेश हुए अधिवक्ता ने बेंच को बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया था। पीठ ने कर्नाटक राज्य बार काउंसिल का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता को इंगित किया कि जो एक अन्य मामलों में भाग लेने के लिए अदालत में उपस्थित थे और कहा, यदि ये सोसाइटी मेंबर अधिवक्ता हैं और ऐसे प्रस्ताव पारित कर रहे हैं जो कानून के विपरीत है, तो आप दर्शक के तौर पर चुप नहीं रह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि वो गैर जिम्मेदाराना आचरण है, इसीलिए यदि सोसाइटी मेंबर अधिवक्ता है तो आपको इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पता करें और इस पर अपना पक्ष रखें। मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को की जाएगी। पिछले साल चीफ जस्टिस ओका ने हुबली बार एसोसिएशन को देशद्रोह के आरोपी 4 कश्मीरी छात्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करने के लिए एक समान प्रस्ताव पारित करने के लिए फटकार भी लगाई थी। पीठ से फटकार के बाद एसोसिएशन ने प्रस्ताव वापस ले लिए। 27 जनवरी 2020 को मैसूर की एक अदालत ने फ्री कश्मीर पोस्टर पर गिरफ्तार किए गए छात्र को ये कहते हुए अग्रिम जमानत दे दी थी कि लोकतंत्र की सफलता के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच आवश्यक है। उधर मद्रास हाईकोर्ट ने दूरदर्शन के तमिल पेदी गई टेलीविजन चैनल पर संस्कृत समाचार टेलीकास्ट करने के खिलाफ दायर एक याचिका का निपटारा कर दिया है। इस मसले पर मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की खंडपीठ ने टिप्पणी की है। ये याचिकाकर्ता के लिए खुला है कि वो टेलीविजन को बंद कर दे और संस्कृत समाचार पढ़े जाने की अवधि के दौरान किसी अन्य स्रोत से मनोरंजन प्राप्त कर ले। खंडपीठ ने यह भी कहा कि दूरदर्शन चैनल के पास दर्शकों की संख्या सीमित है और संस्कृत में पढ़ी गई खबरें दिन के बहुत कम हिस्से के लिए दिखाई जाती हैं। याचिकाकर्ता एस मुथुकुमार ने दूरदर्शन पोदिगई तमिल टेलीविजन चैनल में संस्कृत समाचार प्रसारित नहीं करने के लिए उत्तरदाताओं को 1 से 4 को निर्देश देने की मांग की थी। इस मामले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती के चेयरमैन, दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल और दूरदर्शन के डायरेक्टर इंचार्ज को पक्षकार बनाया गया था। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में पाई जाने वाली सभी भाषाओं के विकास के लिए समान रूप से धन आवंटित करने के लिए एक याचिकाकर्ता के ईमेल प्रतिनिधित्व दिनांक 16 दिसंबर 2020 को कानून के अनुसार विचार करने के लिए निर्देश दिया गया। इस पर कोर्ट ने कहा, और भी बहुत अधिक सामाजिक चिंता के मामले हैं जिन्हें देखे जाने की आवश्यकता है और इस तरह के छोटे मुद्दों को न्यायालय के समक्ष पेश करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब रीच याचिकाकर्ता को संस्कृत अच्छी या उपयोगी नहीं लगती है तो उसकी इसे सुनने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता अपनी सार्वजनिक भावना रखता है और न्यायालय के लिए सार्वजनिक हित से जुड़े मामले लाता है। अंत में याचिकाकर्ता को समक्ष अधिकारियों के समक्ष अपना मामला पेश करने की स्वतंत्रता हुए याचिका का निपटारा किया गया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा मोहाली एयरपोर्ट रोड से सटे ग्राम पंचायत भूमि के 42 से अधिक कनाल के आदान प्रदान की अनुमति वाले एक आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक हिस्से पर निजी डेवलपर का स्वामित्व है। बेंच ने यह भी कहा है कि जमीन का आदान प्रदान का प्रमुख उद्देश्य है कि डेवलपर को लाभ पहुंच सके। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मोहाली एयरपोर्ट रोड से सटे ग्राम पंचायत जमीन के 42 से अधिक कनाल के आदान प्रदान की अनुमति वाले एक आदेश को रद्द किया है। जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस करमजीत सिंह की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि जमीन की आदान प्रदान की यह पूरी प्रक्रिया बदनीयत से की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि डेवलपर को लाभ पहुंचाना है। बाद में इस जमीन को घर इत्यादि प्लॉट के रूप में विकसित करके अधिक दामों में बेच दिया जाएगा। खंडपीठ ने कहा है कि ग्राम पंचायत की जमीन 200 फुट चौड़ी PR 9 सड़क को खत्म कर रही है, जो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास है। यह अत्यधिक मूल्यवान है। औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोगी होने के कारण भूमि की तुलना में ग्राम पंचायत को निजी डेवलपर से इसके बदले में मिलेगा। कानून के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए बेंच ने कहा है कि ग्राम पंचायत के लिए यह आवश्यक था कि वह अपने दिमाग से काम ले और खुद को संतुष्ट करे कि विनिमय निवासियों के लाभ के लिए था। हालांकि इस तरह की संतुष्टि के प्रस्तावों को पारित करते समय दर्ज नहीं किया जाता था। खंडपीठ ने कहा कि एक ग्राम पंचायत जो निवासियों द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुनी जाती है, उसका कर्तव्य है
कि वो निवासियों के हित को देखते हुए कोई भी फैसला ले। इस मामले में ग्राम पंचायत ये देखने में विफल रही है कि प्रस्तावित भूमि विनिमय गांव निवासियों के लाभ के लिए था। ग्राम पंचायत द्वारा किए गए चूक से कोई भी व्यक्ति पूर्वीग्रह से प्रभावित होता है, भले ही वह अधिकार क्षेत्र में मालिकाना हित नहीं रखता है, फिर भी वह अधिकार क्षेत्राधिकार प्राप्त कर सकता है। खंडपीठ ने कहा कि आदान प्रदान किए जाने वाले समान क्षेत्र के दोनों खंड मोहाली जिले के दरारी गांव में स्थित है। सीवेज के निपटारण में एक नाला की वजह से डेवलपर की भूमि कम हो रही है और आसपास की भूस्वामियों के लिए यह स्थायी रूप से गंद आती है। यह नाली ग्राम पंचायत की जमीन से 6 एकड़ से अधिक दूर है, जिसे बदले में देने का प्रस्ताव था। ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक 24 वर्षीय युवक को जमानत दे दी, जो पॉक्सो मामले में 16 साल की लड़की के साथ यौन संबंध बनाने का आरोपी था। न्यायमूर्ति अनूप चुटकारा की एकल पीठ ने कहा कि 3 महीने से अधिक समय से हिरासत में आरोपी लड़की के साथ रोमांटिक रूप से शामिल था। आगे कहा कि यहां तक कि लड़की को देखकर कहा जा सकता था कि वो आरोपी के साथ प्यार में थी। न्यायालय ने देखा कि पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन संबंध बनाने के लिए सहमति की आयु 18 वर्ष कर दी गई है और 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा सहमति नहीं दे सकता है, फिर वो कितना परिपक्व, बुद्धिमान या सूचित क्यों ना हो। आगे ये भी कहा गया कि 19 जून 2012 को जब सरकार ने पॉक्सो को अधिसूचित किया और 1 अप्रैल 2013 को जब सरकार ने आईपीसी संशोधन को अधिसूचित किया, तब सहमति की उम्र 16 वर्ष की थी। विधायिका का कहना है कि 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची सहमति नहीं दे सकती है, फिर वो कितनी परिपक्व या फिर बुद्धिमान हो, समझदार क्यों ना हो, वो सहमति नहीं दे सकती है। यौन शिक्षा के बारे में सोचना कार्यकारी का कर्तव्य है। हालांकि यौन शिक्षा पर नीति निर्माताओं द्वारा विचार करना एक नीतिगत मामला है, इसलिए न्यायालय इस पर टिप्पणी करने से इनकार करता है। वहीं इस मामले में लड़की के पिता ने पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण और बलात्कार किया है। इस शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत अर्जी पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता धारा 373 और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि पॉक्सो की धारा 6 दोनों में से कोई भी जमानत देने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। और इसी के साथ फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन। India Legal presents Courts Roundup.